जी हाँ, अगर कोई मामला तीसरी दुनिया का होता तो शायद इतनी अहमियत इख्तियार नहीं करता, लेकिन कनाडा जैसे मुल्क में जिस सफाकी से भारत की रॉ ने एक खालिस्तान के हामी को कत्ल किया है, उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कनाडा में हुआ। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, और जो टोरंटो कनाडा में मुकीम रॉ के जो सरबराह थे उन्हें फौरी तौर पर निकालने का हुक्म दिया। मैंने कहा ना कि ये गैर मामूली वाक़या है। इससे पहले हो सकता है कि भारत का मकरू चेहरा हमने मुख्तलिफ़ तरीके से देखा हो, लेकिन शायद इतने रोम में आकर उन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि जो सिख रहनुमा थे खालिस्तान के हामी, इन्होंने जो सारी दुनिया में जो रेफरेंडम हो रहा है खालिस्तान के मसले पर, ख़ास तौर पर कनाडा में बड़े पैमाने पर सिखों ने खालिस्तान के हक़ में वोट डाले। मतीन हैदर हमारे साथ हैं, बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, ख़ास तौर पर ख़ारजा उमूर, वज़ारत ख़ारजा पर गहरी नज़र रखते हैं। शुक्रिया मतीन। मेरे ख़्याल में इस पर तबसरे तजिए गुफ्तगू बहुत हो चुकी है, लेकिन आपको इल्म है कि मोदी जो है अपनी माशी क़ुव्वत के सबब वेस्टर्न कंट्रीज़ ही नहीं, इधर हमारे मुस्लिम ममालिक को भी अपने करीब ले आया है। हाल ही में आपने देखा G20, ये बड़ा अच्छा मौका है कि सितंबर में सारी दुनिया से हेड ऑफ़ द स्टेट जमा होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, और इस वक्त हमारी वज़ारत ख़ारजा का ये बहुत बड़ा इम्तहान नहीं कि वो एक एग्रेसिव पे जोर दूंगा मैं, मुहिम एग्रेसिव सफारतकारी के ज़रिए कोई ऐसा रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पास कराएं, और जिसमें यकीनन कनाडियन वज़ीर-ए-आज़म का इतना बड़ा बयान आ गया जिससे सारी मजम्मत का मतलब करारत की हद तक तो हो, फिर और स्टेप उठाए जाएँ। जी मतीन। जी बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जिस तरीके से हमारे खत्ते में ख़ास तौर पर भारत में जो ये G20 समिट हुई है, उससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा है, और अब जो हमें अपनी मौसर सफारतकारी दिखानी होगी, और भारत की जो चीरा दस्तियाँ हैं, जो भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो इस्लामोफोबिया है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर उसका जुल्म और बर्बरियत है, और 5 अगस्त के बाद से जो तमाम तर इक़दाम हुए हैं, उसके ऊपर यकीनी तौर पे हमारा वफ़द अगरचे के मुख्तसर है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकर साहब वहाँ मौजूद हैं। और अगर हम इंसानी हकूक़ की बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक रेफरेंस दिया कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस ट्रूडन का, कि उन्होंने जो है अपनी सरजमीन पर जो है वो जो सिख रहनुमा कत्ल हुए हैं उसकी तमाम तर कंडेमनेशन भी की, और उसका पार्लियामेंट के अंदर ऐलान कर दिया कि इसके पीछे जो है वो इंडियन कवर अप डिप्लोमेट जो उनका रॉ का वहाँ का कनाडा में चीफ था, वो उसमें मुलव्वस था, उसे मुल्क बदर करने को हुक्म दिया। उसके रिएक्शन में इंडिया ने नई दिल्ली में तैनात एक सीनियर कैनेडियन सफारतकार को जो है मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। तो इस वक्त कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज के ऊपर है, इंसानी हकूक का इशू है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन मतीन एक बात भी है, इस वक्त कहने का मौका तो नहीं, सारी तवज्जो होनी चाहिए कि इधर आपने देखा कि इंडिया ने बड़ी एग्रेसिव अपनी मईशत के नाम पर मुहिम चलाई, खासतौर G20 जिसका आपने जिक्र किया, और तुर्की से लेकर और सऊदी अरब और इसराइल तक उनका जाने का प्रोग्राम है। और यानी ये अफसोसनाक ही अमर है कि मुस्लिम ममालिक, बरादर इस्लाम ममालिक तवातुर से कश्मीर में होने वाले मज़ालिम हों या सिखों के हों या अक़लियतों के हों, उसको एक तरफ रख देते हैं, और वो कहते हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मईशत है। क्या मईशत इंसानी हुकूक़ से बढ़कर है? यानी आप एक तरफ राइट ही नहीं दे रहे किसी को ज़िंदा रहने का, उसके बाद आप कहें कि नहीं जी भारत से माशी ताल्लुकात इसलिए ज़रूरी हैं कि जो भी असबाब हैं आप देखते हैं वो एक तो खैर थोड़े से उनमें तकब्बुर भी है, आपके बरादर इस्लामी मुल्कों में हमारी बात इस तरह सुनते भी नहीं हैं, कुछ कमज़ोरियाँ खामियाँ यकीनन भी हमारी होंगी, लेकिन ये तो एक हकीकत अपनी जगह है ना मतीन।
जी बिल्कुल, ये आपके इस नुक्ते से मैं यकीनी तौर पे इत्तफाक करता हूँ और यही चीज़ अभी G20 में देखने को आई। लेकिन इसके साथ साथ आप ये ज़हन में रखें कि इस हवाले से इंसानी हकूक़ की जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं, जो कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा है यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर जो इंसानी हकूक़ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने G20 के सरबराहान को ये खतूत लिखे हैं। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि उनके कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी और मईशत और तिजारत को इंसानी हकूक़ के ऊपर मुकद्दम जाना गया। लेकिन इस हवाले से सिर्फ एक इदारा है, मल्टीलैटरल और इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, कि वो यकीनी तौर पे यूएन की तरफ से दबाव आता है, वहाँ से स्टेटमेंट्स आती हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल अक्सर बात करते हैं। तो मैं आपके पहले सवाल के ऊपर ले चलूँ कि ये तमाम तर जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो इंडिया का जारियाना पोस्चर है, इसके ऊपर अभी हमारे वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, और उनकी तकरीर 22 सितंबर को होनी है। इस तमाम तर सूरत हाल पे खुल के बात करनी चाहिए। और जिस तरह कनाडा के वज़ीर आज़म ने जुर्रतमंदी का इजहार किया सिख रहनुमा के कत्ल के ऊपर, तो 26 जो है सितंबर, उसको जब भारतीय वफ़द वहाँ तकरीर करेगा, तो उस अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर सबसे बड़ा मुजाहरा होता है कश्मीरियों का, जिसमें बरेलवी साहब बड़ी तादाद में कनाडा और अमेरिका से तमाम सिख शिरकत करते हैं। तो जब सिख हमारे साथ कश्मीर की इस तहरीक में अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर खड़े होते हैं, तो हमें भी उनकी जो स्ट्रगल है उसको इंडोर्स करना चाहिए, प्योरली इंसानी हकूक़ की बुनियादों के ऊपर। इसे कतन ठीक है मतीन हैदर साहब, आपने दुरुस्त कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है और यकीनन हमारे यूनाइटेड नेशन में और ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर ख़ारजा एक ऐसी करारदाद लाएंगे कि अव्वल तो ये कि जब इंडिया खिताब करे तो बाइकाट हो, और पाकिस्तान आए तो एक भारी अक्सरियत से करारदाद इस मरम्मत कराए। ना सिर्फ करारदाद बल्कि उससे बढ़कर हमें जाना होगा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जैसे खुलकर उन्होंने इजहार किया अपनी पार्लियामेंट में, उनके रॉ के सरबराह को निकाला। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कि बहरहाल मियां नवाज शरीफ ने न सिर्फ आमद का ऐलान किया है बल्कि कहा है कि मैं लिख कर दे दूं कि आइंदा वज़ीर आज़म मैं ही हूँगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी खुशामदीद कहता है। और मियाँ साहब के आने की, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आने के लिए जो 21 अक्टूबर है, उसके लिए बड़ी भरपूर तैयारियों का आगाज़ हो गया है पाकिस्तान में भी। और मियाँ साहब भी बहरहाल 4 साल बाद की जिलावतनी के बाद आ रहे हैं, बड़े पुरजोश हैं। उन्होंने कल ख़िताब किया, उसमें अपनी हुकूमत के कारनामे तो बताए, साथ ये भी कहा लिख कर रख लें, जी हाँ लिख कर रख लें कि आइंदा वज़ीर आज़म मैं ही हूँगा। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये और पीडीएम जो है, ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। हमने बचाया है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेक नीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप ही को इसका इनाम देगा और आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। जी हाँ, कह रहे हैं लिख कर दे दूँ कि कामयाब होंगे। और इख्तलाफात की लहर तो पीडीएम में पहले ही पड़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी गो की पीर पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत कह रही है, बड़ी एग्रेसिव मुहिम चला रहे हैं। और यहाँ तक उनका कहना है कि जब वक्त पड़ने पर पैर पकड़ लेते हैं और पावर में आते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। बिलावल साहब ने ये कहा। जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है, ये किससे है? मुस्लिम लीग नवाज से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि जब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता हूँ तो नून लीग नवाज से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुल कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, अभी आपने देखा होगा कि बिलावल साहब के बड़े एग्रेसिव
बयानात आ रहे हैं। और जब वो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड कह रहे थे तो उनका कहना मतलब है कि मुस्लिम लीग नून से, बहरहाल मियाँ साहब को तो दावा है कि ना सिर्फ वो आएंगे बल्कि वज़ीर आज़म ही होंगे आइंदा। करब क्या कहेंगे आप? इलेक्शन से पहले कह दिया उन्होंने। देखिए रेलवी साहब, सियासी जमातें जब इलेक्शन में उतरती हैं तो इसी तरह का दावा रखती हैं। पीपल्स पार्टी को ये दावा है और करें, हमें करने का हक है कि हम पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे, अपना माजी की कारकर्दगी बताएंगे, मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड देंगे और पाकिस्तान के लोग हमें इतने वोट देंगे कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे और बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। ये पीपल्स पार्टी का हक है और इंशाल्लाह ऐसे होगा। और यही हक बाकी भी हर जमात को है। हर जमात जब इलेक्शन की कैंपेन में जाएगी तो वो यही दावा करेगी कि मेरे पास आपके मसाइल का बेहतर हल है। वो हल लोगों ने देखना है, फैसला लोगों ने करना है, लेकिन क्लेम तो वो यही करेंगे। हम भी यही करेंगे कि आइंदा बिलावल साहब बनेंगे, वो कहेंगे नवाज शरीफ साहब बनेंगे, दूसरे बात वाले और कहेंगे। तो इसमें तो कोई जुर्म नहीं है। कैसे बनेंगे? अवाम के वोट से। वोट मिलेंगे तो बन जाएंगे। कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं मुझे तो अवाम ने वोट नहीं देने इसलिए मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मैं अपना ये मैनिफेस्टो भी लागू नहीं करूंगा तो आपके मसाइल का हल भी नहीं दे सकूंगा और इसका मतलब है कि आप मुझे वोट ना दें। कायरा साहब अभी आप मेरे ख्याल में मौजूद थे जब बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब क्या है उनका? जो उनको कहते हैं उनको नज़र नहीं आ रही है, तो कुछ तो यानी इसके पीछे पस मंज़र है। इससे ज़्यादा क्या खुलकर वो कहें? और उन्होंने कहा नून लीग की तरफ इशारा करके भी कह दिया। देखिए बात यह है बरेली साहब के इस सवाल के ऊपर, हाँ पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात हमने अपनी क़यादत के सामने रखे हैं सीसी में। अब क्योंकि वहाँ पे जरदारी साहब को, साबिक़ सदर को ये इख्तियार दिया गया है कि जनाब सदर सारे जो जिन लोगों से गुफ्तगू करनी है वो उन जमातों से या उन लोगों से बात करेंगे और फिर वो अपनी जमात को प्रेस करेंगे, तो उसके बाद आपसे बात की जा सकती है। अभी तो हमें लॉजिकली इस सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए क्योंकि इससे एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। और अगर हम सदर साहब को ये कह रहे हैं कि आप डायलॉग करें, फिर उनके डायलॉग के अमल को हमें चले आप कह रहे हैं ना, आप जवाब नहीं दे रहे भाई, आप जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपके कायद जो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म जिन्हें आप कह रहे हैं यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, तो यहाँ तक कह गए, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना कायरा साहब। किसके अच्छा किसकी तरफ इशारा है ये जो जब उन्होंने कहा कि ज़रूरत हो तो पैर पकड़ लेते हैं और पावर में आए तो गर्दन पकड़ने लगते हैं? किसकी तरफ इशारा है? देखिए ये तंज़न जुमला है ना, कह दिया, लेकिन आज की प्रेस टॉक में भी उन्होंने वाज़ेह किया बिलावल साहब ने इसी तरह के सवालों के जवाब में कि जब तक जरदारी साहब फाइनली मुलाकातें करके हमें बताते नहीं हैं, हमें इस मामले को इसी तरह रखना चाहिए जिस तरह मैंने अर्ज़ किया। चले मैं अब यहाँ छोड़ता हूँ, आप जाने आपका हनीमून पीरियड भी उनके साथ 16 माह रहा, फिर हनीमून पीरियड पावर के साथ चला भी गया, अब फिर दोबारा क्या सूरत हाल होती है नज़र तो नहीं आता। लेकिन ये जो इलेक्शन है जिस पर आप तबातुर से जोर दे रहे हैं 90 दिन का, ये 90 दिन के इलेक्शन को आगे बढ़ाने, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप सिंध में असम्बली 12 अगस्त को ख़त्म कर देते तो फिर 60 दिन में भी इलेक्शन कम से कम सिंध की हद तक तो होते, प्रेशर बढ़ता। आपने 90 दिन दिए, 90 दिन के साथ आपने मरदमशुमारी का मुतालबा किया, आपने CCC के इजलास में किया, आपने कैबिनेट में पास किया, तो अब आप कहते हैं कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन जो है हमें तारीख दे, इलेक्शन कमीशन हमें तारीख दे। कैसे दे भाई? आपका मुतालबा पूरा होगा ना, तब इसमें 6 माह तो चाहिए ना फिर। नहीं देखिए बरेली साहब, गुजारिश है कि जहाँ तक मरदमशुमारी का ताल्लुक है, 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर इत्तफाक राय न हुआ और वो फॉल्टी ठहरी, और इसीलिए 2017 में 18 में एक तरमीम की गई आइन के अंदर कि 2017 की प्रोविजनल मरदमशुमारी के नताइज के बुनियाद पे अगला इलेक्शन करा लिया जाए और उसके बाद हम दोबारा मरदमशुमारी कराएंगे। और मरदमशुमारी का अमल जो 10 साल बाद होता है
5 साल बाद इमरान खान साहब ने इसीलिए कराने का फैसला किया कि 2017 की मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं थी और 2023 की मरदमशुमारी जो थी इसके नतायज अगर आ गए और उस पर इत्तेफाक राय होना बड़ा मुश्किल था। अगर इत्तेफाक राय हो गया तो क्या हमें आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करनी चाहिए? क्या काबीना को आखिरी दिन भी बैठ के अपने फैसले नहीं करने चाहिए? क्या फौज के सिपा सालार को अगर मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन हो तो अपने रिटायरमेंट के आखिरी वक्त तक फैसले नहीं देने चाहिए? क्या अदलिया के जज साहिबान रिटायरमेंट के वक्त अपने फैसले नहीं देते? तो ये काम पार्लियामान का जिम्मेदारी थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो अदा की गई और उसका ताल्लुक इससे तो नहीं था ना कि इलेक्शन इससे इल्तवा में चला जाएगा। उस वक्त ना ही इलेक्शन का वहां पे डिस्कशन थी, ना वहां पे इलेक्शन के शेड्यूल की। जहां तक इलेक्शन की डेट का ताल्लुक है, बिलाशुबा शेड्यूल और डेट इलेक्शन कमीशन ने देना है, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं। माजरत के साथ कायरा साहब, बहुत आप जहाँ दीदा सियासतदां हैं और मैं तो आपका बड़ा एहतरामन ये कहूँगा कि इतनी सादा बात नहीं है, ये तो डिनाइल है। आप जैसे जहाँ दीदा सियासतदां, आपकी बहुत ही तजुर्बेकार पार्टी को इल्म था और शायद निगरां हुकूमत आने से पहले जब आप लोग एक जगह बैठे थे और जो बड़े बड़े फैसले इलेक्शन के हवाले से कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के पैरों में और हाथों में जंजीरें बांध रहे थे और प्रोसीजर बिल ला रहे थे, तो ये सब उस वक्त आपका शायद मैं कह सकता हूँ, यकीन से नहीं, कि ये जो ख्यालात में तब्दीली आ रही है, आपको इल्म था कि ये इल्म क्या था, ये हकीकत थी और ये नून लीग ने तो छुपाई नहीं और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया था कि आप सब ये चीज़ें करेंगे। यानी अगर और क्या कहते, वो तो ये तमाम जो कुछ उन्होंने इक़दामात उठाए मरदमशुमारी के, इंतखाबी, उसके इसीलिए थे ना कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि उन्हें खौफ था ख़ास तौर पर आपके साबिका हलीफ को कि अगर 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो महंगाई का जिन है। फिर वो जो अडियाला जेल में बैठा हुआ एक डरावना ख्वाब भी आपको डराता था। मैं तो ये कह रहा हूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ना ये एजेंडा था, ना वहां ये डिस्कशन थी कि इलेक्शन लेट होंगे नहीं होंगे क्या होगा। वहां सिर्फ एक बात डिस्कस हुई कि सूबों के दरमियान आबादी का तनासुब जिस तरह बढ़ा है, वो जो पहले इब्तदाई नतायज आए थे या मिड टर्म के नतायज आए थे मरदमशुमारी के, उससे ये शायबा था कि सूबों के दरमियान आबादी का तफावत बहुत है, फ़र्क बहुत है, लिहाजा इसके ऊपर इतराज़ होगा, इत्तेफाक राय नहीं होगा। जब चीज़ें फाइनली सामने आई तो वो क्लियर हो गया और ये भी पता चल गया कि अब सूबों के दरमियान सीटों का तनासब भी तब्दील नहीं होगा, लिहाजा किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हलकों में, ज़िलों में सीटें वही रहनी है, मसलन मेरे ज़िला में 4 कौमी असम्बली की और 7 सूबाई असम्बली की सीटें हैं और इतनी ही रहनी है और मोर और लेस यही सूरत हाल बाकी जगहों पे है, तो फिर हल्का बंदियां क्यों तब्दील करने की जरूरत है? हल्का बंदियां आईनी अमल है, वो करने के लिए अगर आपको करना है, मजबूरी है, तो जहां जिन अजला के अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत है वो क्विकली कर ली जाए और इलेक्शन 54 दिन की बजाय 45 दिन में भी हो सकते हैं, उसको भी शॉर्टन किया जा सकता है ना। ये कोई चॉइस तो नहीं थी। अभी भी तो हल्का बंदियों का अमल जो कि कायरा साहब, ये जो पिंडोरा वक्त खुला है, कायरा साहब ये जो पिंडोरा वक्त खुला है हल्का मरदमशुमारी का, आपको इल्म है, फिर सारे मुल्क में जो है फहरिस्तें लगेंगी, कोई कहेगा मेरा नाम गलत, कोई कहेगा मेरी उम्र गलत, कोई कहेगा मेरे भाई को बाप लिख दिया, बाप को बेटा लिख दिया, वो सब एतराज़ात होंगे। और 2.5 करोड़ वोट का इजाफा हुआ है, कुछ कम नहीं है, 2.5 करोड़ वोट, उनको अकोमोडेट करना होगा। वो मैंने कहा लिस्टें लगेंगी, फिर दोबारा इंतखाबी फहरिस्तें आएंगी और जब इंतखाबी फहरिस्तें आएंगी, आप कह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ मसला नहीं बनेंगी, कुछ नशिस्तें कम होंगी, कुछ कुछ नशिस्तों में वोट बढ़ेंगे, कुछ कम होंगे। ये हमारे सिंध के भाई इस पर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तो ये, और इसीलिए जब फरवरी आएगा और आपने जो 14 मई को वो जो आइन को बाईपास किया, खामोशी इख्तियार की, सुप्रीम कोर्ट चीखता रहा इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कमीशन भी मजबूरन कहता रहा इलेक्शन कराओ, आपने कहा एक ही दिन होंगे। अगर फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होते तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ नज़रिए ज़रूरत मौजूद है, आप देखिएगा।
आ जाएगा, आप क्या करेंगे? सड़कों पर एहतजाज? तो शायद वो भी न हो सके। रेड्डी साहब देखिए, गुजारिश ये है कि नहीं होते तो मैंने क्या करना है। आज मैं क्या मुतालबा कर रहा हूँ कि आइन के मुताबिक, आप भी कह रहे हैं आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाब है, बेशुमार लोग कह रहे हैं कि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाब होना है। अगर कोई नहीं मान रहा, या एक तरफ ये राय है, ना मानने को भी एक तरफ रखिए, दूसरी राय ये है कि हल्का बंदियां होना भी आईनी अमल है और उसके नतीजे में ये डिले भी जरूरी है, तो उसके लिए भी तो हम कह रहे हैं ना कि इलेक्शन की डेट दे दें, और इलेक्शन की डेट से बियॉन्ड जाने का काम है। अब फर्ज करें दोनों आर्टिकल्स को, हल्का बंदियों को और इनको अगर तस्लीम कर लिया जाए, मैं आपकी बहस के लिए कह रहा हूं, तो फिर क्या होगा? फिर यह है कि 4 और 2 6 महीने, 6 महीने के बाद इलेक्शन कराना कंपल्सरी इसलिए होगा कि फिर कोई जवाज नहीं रह जाएगा। आज आप ये कह लीजिए कि ये जवाज बनाया गया है, मैं कह लूं कि ये जवाज बनाया गया है। पंजाब की असेंबली का इलेक्शन नहीं हुआ, पार्लियामान में बहस हुई, रेजोल्यूशन हुए, अदालत लगी, अदालत के बेंच बनते और टूटते रहे, उस पर तनाजा खड़ा हुआ, एक मौक़िफ़ आया सारी जमातों का, मासूमाए पीटीआई के, कि अगर एक सूबे में इंतखाब होता है तो ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातल होगा, और वो मिड टर्म था, उसकी बुनियाद पे तो चले इलेक्शन लेट हो गए। अब हल्का बंदियां भी हो गई और उसके बाद फाइनल डेट भी, तो उसके बाद इलेक्शन बियॉन्ड जाना, फिर आइन के अंदर कोई जवाब नहीं रहता, फिर कोई बहाना हीला कोई भी नहीं रहती, फिर तो बिल्कुल गैर आइनी काम है। अगर कोई करना चाहेगा तो हमारा काम तो फिर भी यही है, हमने कोई जाके हाथों से पकड़ के तो नहीं रोक लेना, हमने कोई जदोजहद मुसल्ला तो नहीं कर लेनी। हम सियासी लोग हैं, हम राय आमा को हमवार करने के लिए अवाम के पास जाएंगे, अवाम की राय को मोबिलाइज करेंगे और उसके नतीजे में हुकूमत को मजबूर करेंगे। शुक्रिया कमर कायरा साहब, बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट, तवाज़ुन से गुफ्तगू करते हैं, और उनका कहना था कि अगर डेट बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, कह ही सकते हैं। बहरहाल अभी 48 घंटे गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे चीफ की जो हल्फ वफादारी के बाद जो एग्रेसिव उन्होंने मूव लिया, लाइव नशरियात हुई, उसकी बाज़गश सुनाई देख रही है। और देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को होंगे, उसका वो किस तरह वो फेस करेंगे। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो हमारे जस्टिस कायद फ़ाइज़ ईसा, जिनका इंतज़ार कोई महीनों से था, और बड़ा दबंग उनकी एंट्री हुई, तालियां बजीं, पहले ही दिन उन्होंने BMW ठुकरा दी, गॉड ऑफ लॉ देने से इनकार कर दिया, और सबसे बढ़कर ये कि सबसे मुतनादा केस को अगले दिन लाइव दिखाने का ऐलान किया, यानी प्रोसीजर केस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस, और वो उसकी नशियात सारा दिन चलती रही। मेरे साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रज़ा पातशाह साहब हैं। पातशाह साहब, बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगा कि नशियात लाइव चली, लेकिन आपको इल्म है कि जो मुकदमात होते हैं उसमें जो वकला होते हैं, उनके जो दलाइल, उनकी जो झड़पें होती हैं, बात की तज़हीक होती है, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि इधर आपके चौधरी एतराज़न ही कह रहे थे, लायर भी मुतशद्दिद हो गए, जज भी मुतकब्बर हो गए, इन्हें लिखाया गया, तो इससे तो अदलिया की कोई तज़हीक ही होगी, कोई उसकी तारीफ तो नहीं होगी। पाशा साहब। बरेली साहब, एक तो चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ साहब का जो ये इक़दाम है कि उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा ओथ लेते वक्त खड़ा किया, तो ये वो शायद एक अपने अंदर और उनके लिए एक स्ट्रेंथन पैदा करने की कोशिश की गई, जो कि उन्होंने एक बड़ा हार्ड टाइम दोनों ने गुजारा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके साथ सलूक किया गया, ब्रदर जजेस ने किया। और वो एक ऐसा मैसेज था कि देखें, मुश्किल वक्त में भी हम एक थे, और आज
आसान वक्त आया है, कदरे बेहतर वक्त आया है, तो हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और इसको ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ने इसको सराहा, अच्छा लगा। देखिए ये अब थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरते हुए कुछ जो मिथ है उसको तोड़ना भी चाहिए और नई रवायात जो है वो जन्म देनी। मसलन कल नई रवायत क्या बनी कि एक ऐसी जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां पे आप अपना मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकते। आपका ये कहना दुरुस्त है और यकीनन कि चीज़ों को पॉजिटिव देखना चाहिए। इर्तका हो रहा है, इसलिए चलें 7 घंटे की ये जो हाईजैकिंग तो नहीं कहूँगा मीडिया की, वो जारी रहा। लोग कहते हैं मसाइल भूल गए, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग बिल, जिसकी 5 माह तक हमारे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इसका बाइकाट किया बेंचों का। उन्होंने कहा कि जब तक इसका फैसला नहीं होगा मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये कोई अगर बहुत अच्छी और शानदार रवायत है तो आइंदा भी तो हो सकता है कि कल जस्टिस मुनीब, कोई जस्टिस एजाज या कोई और जज कहे कि मैं इस केस को नहीं मानता, मैं जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। यानी बहरहाल बेंच का बनाने का ठीक है मशवरा तो होता है, आखिरी फैसला तो चीफ जस्टिस ही करता है ना। तो कल यही रवायत जो काजी साहब ने डाली वो आगे भी तो बढ़ सकती है, ये जो अच्छी यकीनन नहीं होगी। नहीं, शायद आप तमाम जो मामलात हैं उनको मिक्स अप कर रहे हैं। बरेली साहब, ये केस ये जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें एक इख्तियार चीफ जस्टिस से लेके बाकी 2 और सीनियर 3 जजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। अब ये एक्ट ऑफ पार्लिमान है, पार्लिमान ने बना दिया और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ हम नहीं जाते कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है। उनकी अपनी सोच है। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट ने ये कह दिया है तो फिर मुझे अब किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। एंड ही इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस जो कल उन्होंने 2 दफा कहा कि मैं अपना इख्तियार सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। देखिए यहाँ पे बरेलवी साहब इख्तियारात लेने वाले होते हैं, नहीं जो नहीं होता पाशा साहब ये बात इस वक्त कह रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस जब वो इस कुर्सी पे बैठे हैं। जब इस कुर्सी पे नहीं बैठे थे तो दरअसल चीफ जस्टिस से जब हक लिया जा रहा था उसका, पार्लियामेंट ले रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट का साथ दिया, बल्कि पार्लियामेंट में जाके वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़े हुए। अब आप जब पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, अब आप फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट गए आपकी बार काउंसिल और इलेक्शन के लिए? भाई आप ही ने तो पार्लियामेंट से पास कराया कि इलेक्शन कराने का, इलेक्शन तरमीम 1917 में तरमीम की, जिसके ज़रिए आपने ले लिए हक सदर से कि वो तारीख देंगे। आपने वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया। सदर ने कितने तज़ीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया मैं सदर से चाय पीने नहीं जाऊँगा, मैं फैसला करूँगा होगा। क्यों गए फिर आप लोग जब वहाँ पर कोर्टों में? हम मुतालबा कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत डेट की अनाउंस करें, और सदर मुमलिकत का किरदार इतना ड्यूबियस है कि क्लियर ही नहीं हो रहे। उन्होंने जब पंजाब, और हम अभी भी कहते हैं, आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, मेरा ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान बिहाफ ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल कि इलेक्शन डेट अनाउंस करने का इख्तियार आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल है। आज आप और कह रहे हैं सदर मुमलिकत को जिस वक्त उन्होंने कैबिनेट से ओथ ले लिया उसके अगले दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। ये तो मोहतरम पाशा साहब बसद एहतराम, ये आज आप कह रहे हैं। आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा कि काजी ईसा साहब ने जब पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया तो कहा मैं पार्लियामेंट को फॉलो करूंगा। तो अब आप किसे फॉलो करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों गए? पार्लियामेंट को फॉलो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करेंगे? अब बरेली साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए।
और अगर इससे आप डेविएट करते हैं तो ये आइन शिकनी होगी। दिस इज आवर स्टैंड। ठीक है मोहतरम पाशा साहब, वक्त का कम था, माजरत की बात मैं बहुत तफसील से नहीं सुन सका। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।